हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने संजीव डेस्क वर्क को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन कर रहे थे एक्सीलेंट डेस्क वर्क मैथ में, और साइंस में हमारी संजीव चल रही है। उसकी 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्लासें आपको मिल रही है। आज अपन 3 नंबर मॉडल पेपर की पहली क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 1 से 15 नंबर क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट करेंगे। एक्सीलेंट कर रहे हैं। इसके बाद में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो हार्ड चैप्टर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी क्लास में। अगर आपको कहीं पे कोई क्लासें नहीं मिल रही है, अगर कोई प्रश्न में दिक्कत है, तो ये हमारे मोबाइल नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से क्लासें देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे आओगे तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है विद्यार्थियों का। उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं और क्लासों का लाभ भी उठा रहे हैं, तो आप भी इससे जुड़िएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपन शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें हमें रिजल्ट बताना है। पहले का हमें क्या बताना है, इसमें रिजल्ट बताना है। तो इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले एक बात दोबारा इस प्रश्न को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। 5/8 गुणा में -16/25, -16/25 इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 5 25, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो -2/5 आ गया। -2/5 आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भी, -2/5 काट दिया। वेरी इजी है। नेक्स्ट देखिएगा, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि वह भागफल पूर्ण घन हो। तो 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि वह छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन हो। यानी आपको क्या करना है, 3600 के रूट निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करके इसके बाद में देखते हैं क्या बचता है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 3600 के रूट निकालते हैं। 3600, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 1800 बन जाएगा। 2 का भाग जाएगा, 900 बन जाएगा। 2 का भाग जाएगा, फिर भाग 450 बन जाएगा। 2 का भाग जा रहा है फिर भी, और फिर आपके पास में 2 का भाग जाएगा, चला जाएगा। तो इसमें कितना बनेगा, 22 दूनी 44, एक बच गया 5, 225 हो गया। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा। 3 का भाग जाएगा, 3 7 21 बच गया, 1 3 5 15 75। फिर 12 7 और 5 12, फिर 3 का चला जाएगा, 25 3 75। फिर 5 का जाएगा, और फिर यहाँ से 5 का जाएगा, 5 5 25। रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके 3600 के अभाज्य गुणनखंड देखो किस प्रकार से लिखें। 3600 इज इक्वल टू कितने कितने पेयर बन गए भी, हमें तो क्यूब बनाने, तो त्रिक बनाने हैं। इसमें एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक बन गया ये। बाकी क्या बच गया, बाकी देखो ये नंबर बच गया। इनके त्रिक नहीं बन रहे हैं, इन किसी के भी त्रिक नहीं बन रहे हैं। तो अब अपन यहां पे क्या करेंगे, देखो ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए 3600 में। तो जो नंबर हमारे पास में बचा है, जैसे एक बार मैं लिख देता हूं इसको, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 4 बार है, गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 ही बार है ना, 3 3, तो फिर अब बचेगा 5 गुणा में 5। तो यहां से त्रिक के रूप में पूर्ण घन देखना है, तो एक तो आपने यहां से ये उठा लिया है। अब पीछे क्या बच गया, इसमें से हमने 2 तो उठा लिया, इसमें त्रिक में से एक 2 आ जाएगा। लेकिन आगे जो भी रिजल्ट बचा है ना, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो क्या होगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। जिसका त्रिक नहीं बन रहा, जिस संख्या का त्रिक नहीं बन रहा है, उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या संख्या प्राप्त हो रही है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 5 90,
90 5 या 450 हो जाते हैं। तो हमारे पास वो जो आंसर बनेगा यानी 3600 में अगर 450 का भाग देंगे, 450 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा अभी, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी के? तो यही अपन ऑप्शन में कर देते हैं टिक। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट हो जाएगा। 450 कहें या 450 कहें, जिसका त्रिक नहीं बन रहा है। हमें पूर्ण घन पूछा है, पूर्ण वर्ग के तरीके से मत कर देना, गलती हो जाएगी। यदि और उसमें पूर्ण वर्ग सारे के सारे बन रहे, क्योंकि 3600 आपको पता है 60 का वर्ग होता है। यदि x का 75% 300 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका है भी, x का 75% है, x का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 75% है, 75% का साइन हटाने के लिए क्या लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, इजिकल टू आपको 300 दे रखा है। x का 75% आपको 300 दे रखा है, बस यही बात तो दे रखी है। अब अपन निकाल लेते हैं, x का मान तो निकालना ही है, भाग में 100 है, गुणा में चला जाएगा, तो 300 गुणा में 100 चला जाएगा, और ये आपका भाग में है 75, सॉरी गुणा में है 75, भाग में चला जाएगा। इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 या 75 और 25 चौके 100, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 300, 100 बार जाएगा, तो ये कितना आएगा, 400 आएगा। 400 आंसर आ गया। x का मान क्या होगा, 400 होगा, और 400 का 75% 300 होता है, 400 का 75% 300 होता है, ये आप निकाल के देख सकते हैं। तो x का मान आपसे पूछा है, x का मान आपके पास में 400 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 400 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 kg या 2 kg चीनी में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है, तो 5 kg चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, 5 kg चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। प्यारे विद्यार्थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, 2 kg चीनी में क्रिस्टल की संख्या दे रखी है, 2 kg चीनी में क्रिस्टल की संख्या दे रखी है, वो अपन लिख लेते हैं कि 2 kg बराबर है 9 × 10 की पावर कितना दे रखा है, 9 × 10 की पावर 6 दे रखा है, 9 × 10 की पावर 6 दे रखा है। तो 1 kg चीनी का मान निकाल लेते हैं, तो 9/2, ये जो 2 है ना, ये भाग में आ जाएगा, तो 9/2 गुणा में 10 की पावर 6 आएगा। ये आ गया 1 kg में, 1 kg चीनी में क्रिस्टल की संख्या। अब आपको निकालनी है 5 kg निकालनी है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, 5 kg चीनी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 गुणा में 9/2 गुणा में 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 9 × 5 45, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5 आएगा, 22.5 गुणा में 10 की पावर 6, 9 × 5 45, 9 का 5 के साथ में गुणा और 2 का भाग करना है, तो 45 में 2 का भाग किया तो 22.5 गुणा 10 की पावर 6। ऑप्शन चेक करते हैं एक बार क्या दे रखा है, ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन इसमें से दे रखा है 2.26 दे रखा है, 2.26 दे रखा है, 9 × 5 45, एक बार दोबारा चेक करते हैं, 45 ही आया ना रिजल्ट हमारे पास, 45 में 2 का भाग देंगे तो ये रिजल्ट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 2 4 1 2 5, इतना ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे 6 दे रखा है लेकिन आपका 2.5 आएगा, लेकिन ये पॉइंट यहाँ से इधर चला जाए, इधर चला जाए, इस स्टेप की तरफ आ जाए, तो आपको पता है जैसे 22.5 है, इसको मैं 2.25 बना दूं, 2.25 बना दूं तो 1 10 लग जाएगा, यानी 10 की पावर है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 दशमलव पहले आएगा तो 1 10 की वृद्धि हो जाएगी, 1 दशमलव दूर जाएगा तो माइनस में 10 में कमी आ जाएगी। ये समझते हैं आप, अच्छे से समझाया गया है चैप्टर में। अब देखिएगा यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, ये रिजल्ट आपके पास में फाइनल होगा। अब इसमें ऐसे मत कर देना कि सर जी यहाँ पे 2.25 दे रखा है, 2.25 है हमारा तो इसने 6 दे रखा है, कोई बात नहीं, दशमलव के आगे के नंबर कोई बात नहीं, लेकिन पहले 2 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है 5वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपदीय व्यंजक है? ये तो एक पदीय व्यंजक है, ये द्विपदीय व्यंजक है, ये आपका त्रिपदीय व्यंजक है, और ये भी इसमें द्विपदीय व्यंजक है। तो त्रिपदीय व्यंजक जिसमें 3 पद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5वें में से आ जाएगा। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? n भुजाओं वाले सभी बहुभुज, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आपको इतना तो जरूर पता है कि कोई वर्त होता है, वर्त का ये केंद्र बिंदु है, वर्त का ये केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। केंद्र बिंदु O पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो सभी बाह्य कोणों का मान या सभी बाह्य कोणों का योगफल कितने का होगा, ये आपको पता है, 360 डिग्री का ही होगा, 360 डिग्री का ही होता है। फिर दोबारा रिपीट होने लग जाता है बात, ठीक है। एक जैसे घड़ी में आप चलते हैं 12 से शुरू होके वापस 12 पे आ जाते हैं, तो आपने कितना एंगल काम कर दिया, या आपने कितना एंगल चले या कितना एंगल घूम गए? आप घूम गए 360 डिग्री एंगल घूम गए। जैसे घड़ी के मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है, और एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री घूम गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 7 नंबर। इसमें हमें दे रखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 704 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वही 3600 वाली बात है। 704 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का नंबर 4 है। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 बच गया, 1 2 5 10 और 2 2 4, 352 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 8 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 7 14, 2 6 12, 176 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 44 दूनी 88 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, 22 दूनी 44 हो गया। 2 का भाग जा रहा है, 11 हो गया, 11 का भाग जा रहा है, 1 आ गया। तो देखो 704 को आप क्या लिख सकते हैं, 704 को लिखते हैं, एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। 2 गुणा में 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 11। पेयर के अलावा क्या बच गया, यहाँ से पेयर के अलावा क्या बच गया, ये अकेला 11 बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अब हमें यहाँ पे पूर्ण घन देखना है, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ये बात बोलिए। अच्छा, भाग देने पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, सॉरी पेयर नहीं, यहाँ पे त्रिक देखना है, पूर्ण वर्ग नहीं देखना, पूर्ण घन ही देखना है। 3600 में जैसे हमने देखा था, तो यहाँ पे एक त्रिक बन गया, यहाँ पे भी एक त्रिक बन गया, ठीक है, 3 3 के बन गए। अब इसके बाद में अकेला कौन बचा, 11 बचा। तो लिखेंगे 704 में, अतः 704 में 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 704 में 11 का भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 11 है, उनका पेयर नहीं बन रहा है, उनका त्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है। ये बात लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए 704 में 11 का भाग देने पे प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। देखे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, आपको यहाँ पे देख के नहीं दिखाना है कि क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, अगर करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। आपको इसमें व्यंजक माइनस के 4p का 0 का गुण 4p माइनस के 4p है और माइनस के 4p तो नहीं होना चाहिए, प्लस के 4p है। ये प्लस के 4p एवं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पे तो 0 दे रखा है, तो रिजल्ट माइनस की करें या प्लस का करें तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी कर देते हैं। 4p का मल्टीप्लाई 0 के साथ में करना है तो रिजल्ट 0 ही आएगा। का गुणनफल क्या होगा तो 0 आंसर होगा। 2 नंबर का प्रश्न है। देखो इतने फ्री के नंबर आपको दिए जा रहे हैं। किसी समबाहुभुज के एक बाह्य कोण या बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री गुणा में बहिष्कोण का मान, लिखेंगे कोण का मान 360 में 45 डिग्री का भाग दे देंगे। 360 में 45 डिग्री का भाग दे देंगे तो यहाँ से भुजाओं की संख्या आ जाएगी 45 आठे कितने होते हैं? 8 चौके 32, 4 36। ठीक है, तो ये 45 आठे हो जाएंगे 8, 45 आठे 360 हो जाएंगे। 8 भुजाएं आएगी। कितनी भुजाएं आएगी? 8 भुजाएं आएगी। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बाह्य कोण 360 अपॉन में कोण का मान, कोण का मान 8 भुजाएं हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक या निम्न चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा जानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बनने की संभावना होती है 100%। तो लिखेंगे दी गई आकृति का क्षेत्रफल, लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, लिखेंगे आकृति या चतुर्भुज, लिखेंगे आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई प्लस में ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये बन जाएगा 1/2। आधार यहाँ पे 24 है, गुणा ऊंचाई पहले में 13 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी? 13, प्लस में यहाँ पे 1/2, आधार यहाँ पे कितना है? 24 है, गुणा ऊंचाई दे रखी है 8। ये भी कटेगा 12 से, 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, दोनों में आ गया 12 गुणा में 13 प्लस में 12 गुणा में 8, दोनों में 12 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 13 प्लस में 8, ये हो जाएगा आपके पास में 12 गुणा में 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। 21 दूनी 42, 4, 21 एक कम 21, 4 25, 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 252 मीटर स्क्वायर है क्या? तो मीटर कर देते हैं, मीटर स्क्वायर है तो मीटर कर देते हैं। $252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 252 मीटर स्क्वायर आएगा पूरा एरिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आ जाती है 11। अब इसमें क्या बोला रे? इसमें बोला कि 10 पृथक पर्चियों पे 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या रखी गई है या एक संख्या लिखी गई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। ठीक है, एक बॉक्स में रखा और उसको अच्छे से हिला दिया।
बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निकाल ली। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 से बड़ी, 6 से बड़ी देखनी है भैया। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसमें? 6 हो जाएंगे। तो देखते हैं कुल परिणाम, यहां पे लिखते हैं कुल परिणाम कितने होंगे। कुल परिणाम हो जाएंगे 10, 1 से 10 तक है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? 7, 8, 9, 10। 6 से बड़ा तो देखना ही है। 6 से बड़ा क्या होता है? 7, 8, 9, 10 होते हैं, तो 4 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम हो गए 4। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नीचे आ जाएगा आपके पास में कुल परिणाम। पूरा लिखना होता है एग्जाम में, तभी तो नंबर मिलते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 10 है। काट देंगे, 2/5 आएगा। 2/5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी? 2/5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समझ में आया कि इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितनी होगी? 2/5 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दे रखी है आपको 12। इसमें आपको सत्य और असत्य पे टिक करना है। सत्य है तो सत्य पे, असत्य है तो असत्य। AB गुणा 3, AB गुणा 3 बराबर हो जाएगा CAB में A का मान 5 है। चेक करते हैं, यानी AB को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाता है? CAB में A का मान कितना होगा? 5 होगा। A का मान कितना होगा? 5 होगा। चेक करके देख लेते हैं भाई, चेक करके देख लेते हैं। एक बार दोबारा प्रश्न को देख लेते हैं। AB गुणा 3 है, तो यहां से लिखेंगे AB गुणा में 3 है, उनका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है CAB। जबकि ये बोल रहा है कि A का मान 5 है, A का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे B होगा। देख लेते हैं। ऐसा क्या रखें कि आप B को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वापिस क्या बन जाए? B बन जाए, B बन जाए। ऐसा कोई नंबर है आपके पास? ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? देखिएगा, अगर आपने देखो मैं B की जगह कुछ भी वैल्यू रख दूं, B की जगह मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं, चेंज करके 1 रखा। एक बार सपोज कीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। 1 रखा हमने, 1 रख दिया, 3 एकम 3, तो यहां पे आएगा 3। तो ये तो नहीं हो सकता, 1 रखने से 3 आ रहा है, जबकि रखने से बराबर आना चाहिए। आपने रख दिया 2, 2 तिया 6, 6 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। आपने रख दिया 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। 4 रखने से 2 आ गया, 4 तिया 12। 5 रखने से 5 तिया 15 बैठ रहा है, 5 रखने से 5 तिया 15 बैठ रहा है, और भी बैठ रहा है। 6 रखने से 18 बैठ रहा है, 7 रखने से 1 बैठ रहा है, 8 रखने से 4 बैठ रहा है, 9 रखने से 7 बैठ रहा है, 0 रखने से 0 बैठ रहा है, 0 रखने से 0 बैठ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें? आप इसमें 5 रख दें। B की जगह आपने देखो, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको, और आपने यहाँ पे रख दिया 5, तो ये 5 तिये 15, 5 तिये 15 हो गया। जबकि आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे 5 रख दिया। सपोज कीजिए हमने 5 रखा है, तो 5 तिये 15, 5 का 15, 15 का 5 आ जाएगा, 15 का 5 आ जाएगा, 1 असर लग जाएगी। फिर 5 तिये 15, 15 1 16 हो जाएगी। जबकि ये बोल रहा है कि A का मान कितना होना चाहिए?
ए का मान होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 तो नहीं रख सकते अपन, 5 नहीं रख सकते तो अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। 0 रखने से 0 आ गया, और सी की जगह भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी की जगह भी 1 कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये बात सत्य हो जाती है। यहाँ से ए बी का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करने से सी ए बी प्राप्त हो जाता है, 150 प्राप्त हो जाता है। ए का मान 5 होगा, ये बात सत्य हो जाएगी, ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। 12 नंबर का ए पहला। ये थोड़ा सा समझाने के लिए बताया मैंने, वैसे आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या रखना है, ठीक है। और नहीं आए तो फिर आपको वो सारे के सारे मान रख के देखने होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया है उस तरीके से। नेक्स्ट पे देखते हैं, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, जबकि बी का मान 0, बी का मान 8 है। चलो जोड़ के देखते हैं। वही है A1, नीचे दे रखा है 1B, 1B, इन दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद में रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, B0 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, B0 प्राप्त हो रहा है। कोई गलत तो नहीं लिखा, A1 1B, B0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, B0 प्राप्त हो रहा है, ठीक। जबकि B का मान ये बता रहा है 8 है, B का मान कितना बता रहा है, 8 बता रहा है। तो B का मान 8 रखें, यहाँ से 8 रख दिया, 8 रख तो 9 हो जाते हैं, जबकि तो यहाँ पे 0 दे रखा है। तो ये तो बात पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात होगी, क्योंकि ये B की जगह 8 बता रहा है, हमने 8 रखा, 8 रख के 1 को जोड़ दिया, जोड़ने का निशान दे रखा है आगे, तो जोड़ करना है। जोड़ करने से 8 रख तो 0 नहीं होते, 9 होता है। तो ये बात असत्य हो जाती है यहाँ से। इसकी ये बात क्या है, असत्य हो जाएगी कि यहाँ पे B का मान 8 नहीं होगा, B का मान या तो 9 होगा, कोई और होगा, यही तो है, ठीक है। 9 हो सकता है, क्योंकि 9 और 1 10 बन जाते हैं। 2AB प्लस में AB1, जोड़ना है दोनों को, जोड़ के देखते हैं। 2AB, यहां से लिखेंगे 2AB प्लस में AB1, AB1, इसका क्या करना है, प्लस करना है। AB1, B1 8, B1 8 हो गया। इसने क्या बोला आगे, इसने बोला है कि यहाँ पे A का मान 4 होगा, A का मान 4 होगा। ये बात बोलिए सत्य है नहीं सत्य, देखते हैं। A का मान 4 होगा, इसका मतलब यहाँ पे A की जगह अपन ये रख सकते हैं, A की जगह में एक बार इसको बॉक्स में बंद करके, और इसकी जगह आपको 4 मानना है, यहाँ पे भी 4 मानना है और यहाँ पे भी 4 मानना है। जोड़ेंगे तब देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 फॉर B1 अपॉन में B1 8। 8 कब आ सकता है, जब आप B का मान 7 रख दें। 7 रे कितने बन जाएंगे, 8 रख दें, यहाँ पे भी फिर 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 जोड़ना है। तो 7 और 4 कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। बात सही है भी, 7 ऊपर 4 है, A का मान हमने 4 माना है, B का मान हमने 7 रख दिया, A का मान तो हमें 4 दे रखा है उसने कि 4 होगा, ये बोल रहा है प्रश्न वाला। जबकि B का मान अपनी मर्जी से अपन रख रहे हैं, क्योंकि हमें तो 8 बनाना है। 8 कब बनेगा, जब 7 में से 1 जोड़ेंगे तभी तो बनेगा, जोड़ करना है। इसने किया है कि जोड़ कीजिएगा, जोड़ भाग प्लस का निशान दे रखा है। तो 4 और 7, B का मान फिर 7 है, तो 11 हो जाएंगे। एक असर लग गई, ऊपर लगा देते हैं। और 4 और 2 6 1 7 है, यानी हमने B का मान 7 माना था, तो यहाँ पे भी लास्ट में जो मान आ रहा है वो भी 7 आ रहा है, वो भी 7 आ रहा है। तो इसकी बात एकदम सही है, भी इसकी बात एकदम सही है। तो यहाँ पे ये सत्य पे टिक कर देंगे, यानी यहाँ पे B का मान 8 ही, और सॉरी B का मान नहीं, A का मान 4 होगा। थर्ड नंबर कर रहे हैं ना, तो ये बात सत्य हो गई। नेक्स्ट पे देखते हैं कि AB का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करने से BBB प्राप्त होता है, BBB प्राप्त होता है, वो BB नहीं, वो BBB प्राप्त होता है। यहां से देखिएगा AB का मल्टीप्लाई, क्या बोला, AB का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करने से, AB का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करने से BB प्राप्त होता है। और B का मान ये क्या बोल रहा है, 6 नहीं, B का मान 6 नहीं है, ये बात है। 6 नहीं है, इसका मतलब कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और मान हो सकता है। तो यहाँ से अगर अपन करें B का मान ऐसा रखें, 6 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ ऐसी संख्या रख दें,
यहाँ से फिर सारे के सारे मान b प्राप्त होनी चाहिए, सारे के सारे b प्राप्त होनी चाहिए। और b का मान ये बोल रहा है 6 नहीं है, ये तो बोला है ना मैं b का मान 6 नहीं है, ये आपको देखना है। b का मान 6 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 6 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, 6 को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं। अपन चलते हैं, b का मान ऐसा रखें कि 6 से मल्टीप्लाई करने से वापस जो b का मान आपने रखा है वो आ जाए। तो एक बार अपन 2 रखते हैं, तो 6 दूनी 12, 2 रख दूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 दूनी 12, बच गया 1। आगे भी 2 2 आने चाहिए, आगे भी 2 2 आने चाहिए। आगे कोई ऐसा नंबर है, ए का मान कुछ ऐसा है कि 22 बन जाए, 22 तो नहीं बन सकते, 6 3 18, 6 चौके 24 ज़्यादा हो जाएंगे, और तो बनेगा नहीं फिर, तो 2 तो नहीं रख सकते, 2 नहीं रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे तो 3 रख के देख लें, 3 रखा तो आपने 18 आ गया, 8 आ गया, नहीं 4 रखेंगे, 4 रख दिया, 4 छिके 24। अब हमारे पास में आगे 44 आना चाहिए, 44 आ सकता है, तो आप a का मान 7 रख दें, a का मान आपने 7 रख दिया, 7 छिके 42, 42 2 असल लग गई, 2 असल थी 24 की, तो ये 44 हो गया। तो हाँ ये सही है कि b का मान 6 नहीं होगा, b का मान 6 नहीं होगा, 4 होगा b का मान, ठीक है, उसने सही बोला है कि b का मान 6 नहीं होगा, तो b का मान 6 नहीं होगा, ये बात क्लियर है, इसकी सत्य है। तो यहाँ से b का मान कितना होगा, 6 होगा, 6 नहीं होगा सॉरी 4 होगा, 4 रखने से हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये बात इसकी सत्य है। हमें तो सत्य और असत्य चेक करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस पे आपको क्या करना है, एक तो ऊपर से दर्शे, एक पार्श्व दर्शे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे पहले डायग्राम में, तो यहाँ से पहला ही ऊपर का दिखाई देगा, पहला ही ऊपर से दिखाई देगा, ऐसा इस प्रकार के 3 आपको घन दिखाई देंगे, इस आकृति में दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर से दृश्य, पहला ऊपर से दृश्य, और ये पार्श्व दृश्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पार्श्व दृश्य हो जाएगा। पार्श्व देखना है ना, तो ये पार्श्व में 2 दिखाई देंगे और ये ही सामने से ही दिखाई देंगे, एक ही बात है दोनों में। तो ये पार्श्व आपसे पूछा है वो लिख दें, पार्श्व दृश्य। इसमें देखना है, इसमें ऊपर से 4 दिखाई देंगे और सामने से 3 दिखाई देंगे, सामने से 3 दिखाई देंगे, लेकिन पार्श्व से क्या दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा और एक आपको ये दिखाई देगा, तो ये आपका हो जाएगा पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सामने का दृश्य हो गया, ये आपको सामने का दृश्य दिखाई दे रहा है। अभी ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से तो आपको 4 दिखाई देंगे, जबकि सामने से ये सारे के सारे ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, तो 3 दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा सामने का दृश्य, सामने का दृश्य। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिएगा 14 नंबर। आकृति आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट इस प्रकार से है कि इसमें थोड़ा बहुत आपको दिखाई भी दे रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, जैसे ये जो आपको 25% दिखाई दे रहा है, आपको अगर कम दिखाई दे रहा है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, ये आपको 25% दिखाई दे रहा है, जबकि ये आपका 32% है, और ये आपको फिर 32% दिखाई देगा, दोनों ही सेम है, ये भी 32 है और ये भी आपका 32% है, ठीक है। और ये आपका 12% है, ये आपका आंकड़ा कितना है, 12% है, ठीक है। अगर इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर लिख दें, कोई बात नहीं। ये आपका 12% हो गया, ये आपका 25% हो गया, ये आपका 32% हो गया, और ये भी आपका
32% हो गया। अब ये देखना है बाहर वाला, दूसरा पूछा क्या है, क्या क्या प्रश्न पूछे हैं देख लेते हैं एक बार की। ट्रैफिक लाइन का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 100% होते हैं टोटल, टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो लिखते हैं ट्रैफिक, पहले का आंसर देते हैं, ट्रैफिक लाइन या ट्रैफिक लाइट है ये, लाइट का पालन नहीं करने वालों का प्रतिशत 100% में से घटाएंगे, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 100% माइनस में इन सभी को जोड़ दें, 12% पहले जोड़ दें, 100 माइनस में 12 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 32, ये जोड़ लें, 32 और 32 64, 64 और 2 कितने हो जाएंगे, 66, 66 और 5 कितने हो जाएंगे, 66 और 5 हो जाएंगे आपके पास में 71, 71 और 20 91, 91 चक्कर पड़ गया, यहाँ से सभी को जोड़ें एक बार, 32 और 32 64 हो गए, 64 25 और 12 को जोड़ना ही है, तो 4 5 9, 9 और 2 कितने हो गए आपके पास में, 9 और 2 11 हो गए, एक बच गया, ये 91 हो गया, 9 9 और 1 10, 101 बैठ रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है इसमें, देखता हूँ मैं आंकड़े देखता हूँ, 1 मिनट के लिए देखना, इसमें 16% दे रखा है, इसने तो थोड़ी सी गलती कर रखी है, जेब कतराई जेब कतराई जेब कतराई। अब देखिएगा यहाँ से ये जो आपका है ना आंकड़ा, ये 32% नहीं है, इसने गलती से लिख रखा है, ये इससे ही मिसप्रिंट हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 16% कर देंगे, इसका जो आंकड़ा है वो 16% कर देंगे, जेबरा जो पट्टी है ना वो 16% है, जेबरा पट्टी का जो पालन नहीं करने वालों की जो प्रतिशत है वो 32% नहीं है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ठीक, काट देना इसको, 16% होगा, फिर हमारा आंकड़ा एक दूसरे है, तो ये तो 100 से ऊपर पहले से ही बैठ रहा है, 100 से ऊपर पहले से बैठ रहा तो तभी तो गलत हो रहा था, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 16 कर लेंगे, 32 की जगह 16 कर लेंगे, तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ेंगे 32 12 25 16, इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 5 15, एक बच गया, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 85 हो गया, तो 100 माइनस में 85% कर देंगे, 100 माइनस में 85 और ये आगे लगा देंगे प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, कितना होगा, 15%, तो ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15% लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते। देखा ही होगा आपने, बड़े शहरों में चौराहों पे लाइटें लगी रहती है, उसमें अगर रेड बत्ती आ जाए, जिस साइड की रेड बत्ती आ जाए उस साइड के साधन बंद हो जाते हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, ओनली फॉर पैदल व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो गाड़ियाँ होती है वो रुक जाती हैं 1-2 मिनट के लिए, इसके बाद में दोबारा रेड बत्ती हट जाए तो वो चली जाती है। नेक्स्ट है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितनी अधिक है, तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे आपको दे ही रखा होगा कितने व्यक्ति हैं, 800 व्यक्ति हैं, तो 100% का मान दे रखा है, सेकंड में लिखते हैं, यहां से दिया है 100%, दिया क्या है आपको, 100% का मान 800 व्यक्ति दे रखे हैं, 1% का मान कितने हो जाएंगे, 8 व्यक्ति हो जाएंगे, 1% के बराबर 8 व्यक्ति हो जाएंगे, तो लिखेंगे दोनों में अंतर, दोनों में अंतर कितने का है, यानी 32% माइनस में 16%, यानी 16% हो जाएगा, 16 का डिफरेंट है, तो 16% का मान 16% अंतर है, यानी कितने ज़्यादा है, हेलमेट नहीं लगाने वालों की संख्या 16% अधिक है, तो 16 का मान आप 8 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, 8 छिके 48, 8 छिके 48 का 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 बच गया,
8 एकम 8 और 4 12 हो जाएंगे, 128 व्यक्ति हो जाएंगे। तो कितने अधिक व्यक्ति हैं यही तो आपसे पूछा है, तो 128 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितनी अधिक है, तो 128 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 128 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे। थ्योरी आप इसमें थोड़ी थ्योरी लिख सकते हैं। क्या कैसे लिखेंगे कि दोनों में अंतर, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वालों की संख्या से प्रतिशत में अंतर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 16% का अंतर आ रहा है। 1% का मान हमने निकाल लिया कि 8 व्यक्ति आते हैं 1% के बराबर, जबकि यहाँ पे तो डिफरेंट 16% का आ रहा है, तो 16% के बराबर 128 व्यक्ति आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दे रखी है 15। इसमें आपको बताना है, इसमें क्या दे रखा है अभी? एक पतंग दे रखी है, एक पतंग दे रखी है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थान भरने। तो पतंग में क्या होता है? एक पतंग एक तरीके से समचतुर्भुज की तरह होती है, पतंग एक समचतुर्भुज की तरह होती है। तो यहाँ से एडी का जो रिजल्ट होगा, एडी किसके बराबर होगा ये आपको रिजल्ट बताना है इसमें। तो एडी, एडी बोला है ना, हाँ, एडी किसके बराबर होगा? पहले में एडी एबी के बराबर होगा या आपके पास बीसी के बराबर होगा, ये बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, पतंगाकार जो आकृति होती है वो भी एक तरीके से चतुर्भुज आकार आकृति है, जैसे चतुर्भुज होता है उसी प्रकार से होती है, लेकिन इसके कुछ एक खास एक गुणधर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे समचतुर्भुज में सारी भुजाएं समान होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जबकि इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं इस पे जो रेड रेड करूंगा ना, एक तरीके से ये भुजा और ये त्रिभुज, इस भुजा से घिरा हुआ एक तो ये त्रिभुज बन गया आपके पास, जो मैंने रेड रेड बनाया है CDA, एक त्रिभुज बन गया। दूसरा अगर बनाऊं तो ये त्रिभुज इस साइड वाला, ये इस साइड वाला, ये त्रिभुज क्या होते हैं? एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो DC भुजा है ये तो CB के बराबर होगी, और जो AD भुजा है वो AB के बराबर होगी, जो AB भुजा है वो AD के बराबर होगी, और जो CD भुजा है वो CB के बराबर होगी। सारी भुजाएं बराबर नहीं होगी, ये एक दूसरे की, ये अगर ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। जबकि इसका जो बड़ा विकर्ण है AC, वो छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है, यानी ये जो भाग है OD वाला ये OB के बराबर होगा, और ये 90 डिग्री पे भी काटेगा। किस पे काटेगा? 90 डिग्री के एंगल पे भी काटेगा। अब देखते हैं, पहले में हमें दे रखा है AD, AD किसके बराबर हो जाएगा बताओ? AD किसके बराबर हो जाएगा? अभी मैंने बताया था AD AB के बराबर होगा, तो यहाँ से जो AD है वो क्या होगा? AB के बराबर होगा। अगर आपसे पूछ लेता CD किसके बराबर होगा, तो CB के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ये कोण का सिंबल है, एंगल DCA, एंगल DCA ये होता है DCA, यानी आपसे ये कोण पूछा है, ये कोण किसके बराबर होगा? ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? यहां से देख लेते हैं, BCA के बराबर हो जाएगा, तो एंगल BCA के बराबर हो जाएगा, BCA के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा OD, OD किसके बराबर हो जाएगा? अभी आप लिखा था आपने कि OD OB के बराबर होगा, OD OB के बराबर हो जाएगा। और एंगल कौन सा? कोण DAB, DAB यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण किसके प्लस में DCA, पूरा DCA, ये पूरा एंगल C और पूरा एंगल A किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी के समझ में आया? ये थोड़ी से पतंग के गुणधर्म है वो थोड़े से अलग हैं बाकी आकृतियों की बजाय, ठीक है, तो इसके भी आपको थोड़े याद रखने, जैसा कि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसमें कोशिश की आपको समझाने की।
इज दैट क्लियर? जितना मैटर आपको मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। आई होप नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप कर सकते हैं व्हाट्सअप, या किसी पर्सन की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। उसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिएगा विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।